हेलो नमस्कार, माय नेम इज़ डीके और ये हमारी ज्योग्राफी की पहली क्लास है। हमारी जो पहली क्लास है ये मतलब यहीं से शुरुआत हुई है इसकी। हमारी ऑफलाइन क्लास है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को थोड़ी देर आप अगर मेरी वीडियो पर बिताएंगे तो आपको शायद मेरी क्लास से लाभ होगा। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं या पढ़ना चाहते हैं या भारत के भूगोल को आप समझना चाहते हैं तो ये वीडियो पर्याप्त हैं। बहुत ही कम वीडियोज़ में, बहुत ही कम समय में, लिमिटेड समय में मैं आपको सारी चीज़ें लगभग समझा दूँगा जिससे कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए। ज्योग्राफी के क्वेश्चन आप कॉन्सेप्चुअल चाहे डिटेल के आपके मेरी क्लास से बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के भूगोल को। जब हम भारत के भूगोल की बात करते हैं तो भारत के भूगोल को पढ़ने से पहले भारत के भूगोल के इतिहास को हम पढ़ते हैं। देखो, जब हम भारत के भूगोल के इतिहास की बात करते हैं तो मतलब ज्योग्राफरों के अनुसार भारत का जो भूगोल है वह देखो आज की जो स्थिति है भारत की, तो अगर बाय द वे हमने इसको पृथ्वी मान लिया और ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री की लाइन है, ये सदर्न मतलब ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और ये है सदर्न हेमिस्फीयर जिसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। भारत कभी के समय में दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा था। आगे चलने के बाद बहुत सारे परिणाम देखने को मिलते हैं। बहुत सारे युगों के बीतने के बाद जो भारत का प्रायद्वीपीय भारत है, देखो मैं बताऊंगा प्रायद्वीपीय भारत कहने का मतलब क्या है, आगे क्लास के बीच में बताया जाएगा, लेकिन मैं कह दूं कि ये जो भारत का अधिकतम भूभाग था वह दक्षिणी गोलार्ध में था, लेकिन यह शिफ्ट हुआ और शिफ्ट होने के बाद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जिसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं वहां तक आया। हमको इसी स्टोरी को समझना है कि ये मतलब ये क्या हुआ था, ज्योग्राफर क्या कहना चाहते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, मैं कोई प्रतिष्ठित टीचर नहीं हूं, मैं एक एस्पिरेंट हूं, मैं पहले ही बता देता हूं। मुझसे कुछ गलती हो सकती हैं तो मुझे एक एस्पिरेंट की दृष्टि से देखना और कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपने ये गलती की है, तो मैं फिर उसमें सुधार कर सकता हूँ। मेरा मतलब मैं पैदाइशी टीचर नहीं हूँ, मैं भी धीरे धीरे सीख रहा हूँ और यूट्यूब पर नया हूँ। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मेरी वीडियोस शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, ज्योग्राफर के अनुसार ज्योग्राफर ये कहते हैं कि जो दुनिया है ना, दुनिया जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी ना जैसे अभी आपको देखने को मिलेगा कुल मिलाकर 7 महाद्वीप हैं। जैसे भाई उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक और आर्कटिक, कुल मिलाकर ये 7 महाद्वीप हैं। बड़े बड़े भूखंड हैं और चारों ओर भाई महासागर हैं, प्रशांत महासागर हैं, हिंद महासागर हैं और जैसे अटलांटिक महासागर हैं, आर्कटिक महासागर हैं। ऐसे जल कहीं जल मिलता है, कहीं स्थल मिलता है। ज्योग्राफर के अनुसार ऐसा नहीं था। बहुत साल पहले पूरा भूखंड एक साइड थे, मतलब बीच में भूखंड थे और उसके चारों ओर जल भरा हुआ था। मतलब मैं ये कहना चाहते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर बाहर एरिया में जल भरा हुआ था और इस जल को जो कहते हैं वे पैंथलासा कहते हैं। मतलब पैंथलासा भूखंड के चारों ओर मतलब जल भरा हुआ था और सारे के सारे महाद्वीप एक भूखंड का हिस्सा थे, मतलब एक विशाल भूखंड था। इसी विशाल भूखंड को ज्योग्राफर पेंजिया कहते हैं और इस पेंजिया के 2 भाग थे, एक था इसका उत्तरी छोर, एक था इसका दक्षिणी छोर। उत्तरी छोर को अंगारा लैंड कहते हैं और दक्षिणी छोर को गोंडवाना लैंड कहते हैं। देखो यहाँ तक की बातें क्या हैं, मतलब एक पूरी विशाल पृथ्वी थी, विशाल पृथ्वी के चारों ओर जल था, बीच में मतलब पेंजिया नामक एक विशाल भूखंड था जिसमें सारे महाद्वीप जुड़े हुए थे आपस में। उत्तर के भाग को अंगारा लैंड और दक्षिण के भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया और भारत इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। मतलब अंगारा लैंड को हमें पढ़ना है इस वाले टॉपिक में भारत का भूगोल, तो अंगारा लैंड को हम यहाँ नहीं पढ़ते हैं क्योंकि भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। इस वजह से हमारी जो क्लास की जो रूपरेखा होगी या किस वे में चलेगी तो वो चलेगी गोंडवाना लैंड की। देखिए आगे चलकर कार्बोनिफेरस युग से जब पृथ्वी गुजरी, कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया में ना विखंडन होना शुरू हुआ और जैसे ही पेंजिया में विखंडन होना शुरू हुआ तो जो इसके बड़े बड़े भूखंड थे वे एक दूसरे से दूर हटने शुरू हुए और फिर परमीन मतलब जो है ना आगे चलकर कार्बोनिफेरस युग के बाद परमियन युग आएगा और गोंडवाना लैंड से जो प्रायद्वीपीय भारत है वह भी अलग हुआ। देखिए भारत की स्थिति समझिए किस तरह की थी। जैसे ये जो है हमारे पास दक्षिणी गोलार्ध है और अगर मैं यहाँ पे ये मतलब ये मान लूँ अफ्रीका महाद्वीप मान लूँ, बड़े वाला अफ्रीका महाद्वीप, और यहाँ आपको मेडागास्कर मिलेगा, तो भारत यहाँ पे फंसा हुआ था।
इनके बीच फंसा हुआ था, यहाँ इस बीच में, यहाँ पे भारत था और यहाँ से वह उत्तर की ओर शिफ्ट होगा और उत्तर की ओर शिफ्ट नहीं होकर उत्तर पूर्व की ओर शिफ्ट होगा आगे चलकर और फिर यूरेशियन प्लेट से टकराएगा। हम आगे बात करेंगे। मतलब अभी की स्थिति समझो कि जब हम पर्मियन युग की बात करते हैं तो पर्मियन युग के समय यह अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच है और यहाँ से ये चलना शुरू करेगा आगे की ओर, मतलब इसमें जो है गति होगी। तो पर्मियन युग में गोंडवाना लैंड और प्रायद्वीपीय भारत। अब देखो जब हम ना प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं ना तो प्रायद्वीपीय भारत कुछ इस तरह का है। देखो जब हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तो ये वाला जो भाग आपको देखने को मिलेगा, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग को ही हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। और ऊपर का जो भाग है जिसको हम हिमालय कहते हैं, उत्तर का हिमालय जिसे हम कहते हैं, ये वाला भाग नवीनतम भाग है। क्यों? क्योंकि ये वाला भाग जब ये भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराने के बाद उस मतलब वलित पर्वतों का निर्माण हुआ, मिट्टी ऊपर की ओर उठी, मिट्टी ऊपर उठने से वलित पर्वतों का निर्माण होगा और ये वाला जो भाग है इसी के बाद मतलब मैदान बनेंगे। आगे चल के हम बात करेंगे। तो जब हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तो इस वाले भाग की बात करते हैं, इस वाले भाग की। तो प्रायद्वीपीय भारत शिफ्ट हुआ आगे चल के। गोंडवाना लैंड का हिस्सा क्या थे तो आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो प्रायद्वीपीय भारत इसका हिस्सा था। फिर जो ये है हमारे पास साउथ अमेरिका, तो दक्षिणी अमेरिका था, अफ्रीका गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और मेडागास्कर तो था ही, ऑस्ट्रेलिया भी था। एक दो छूट गए हो तो कोई बात नहीं, आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपसे ये पूछे कि भारत किस बड़े भूखंड का हिस्सा था तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। एक प्रश्न ये भी आता है कि विशालतम एक सबसे बड़े महाद्वीप को, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप जिसको हम कह सकते हैं, तो वो पेंजिया था। तो भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच था। फिर आगे चलने के बाद धीरे धीरे जब भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट की ओर शिफ्ट हुई तो क्या होगा, जैसे ये यूरेशियाई प्लेट है, ये बड़ी प्लेट है और भारतीय प्लेट एक छोटी प्लेट है। लेकिन बस ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा, प्लेट जब मैं कहता हूँ ना तो प्लेट कहने का मतलब ये है कि ये जैसे भारतीय आपको मैप दिख रहा है, कुछ भाग पानी में डूबा हुआ है, इसी प्लेट का कुछ भाग पानी में डूबा हुआ है और कुछ भाग पानी से ऊपर है, इसलिए इसकी सीमा पानी के अंदर बहुत ज़्यादा दूर तक होती हैं। और ये जो भाग है, ये भाग मतलब बाहर निकला हुआ दिखाई देता है, इसको भूखंड बोलते हैं। तो जब ये यूरेशियाई प्लेट से जाके टकराई तो टकराने के बाद ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा सबसे पहले टकराया और टकराने के बाद जब ये हिस्सा टकराया तो ये ऐसे मुड़ा और मुड़ने के बाद, अच्छा, भारतीय जो प्लेट थी वो प्लेट बेसाल्ट की बनी हुई थी जिस वजह से भारी थी और ये नीचे बैठी, और यूरेशियाई प्लेट हल्की थी कंपैरेटिवली इसके भारतीय प्लेट के। तो जैसे यूरेशियाई प्लेट है और ये भारतीय प्लेट है तो भारतीय प्लेट इसके नीचे क्योंकि भारी थी, डेंसिटी ज़्यादा थी, नीचे की ओर शिफ्ट हुई और शिफ्ट होने से इसकी टक्कर हुई और टक्कर होने से ये वाला जो भाग था ये पहले टकराया। टकराने के बाद ये वाला जो भाग था ये थोड़ा सा, देखो ये ऐसे सीधा है तो थोड़ा सा ऐसा मुड़ा, इसका मतलब ये वाली टक्कर हुई। तो आगे हम यही पढ़ेंगे कि यूरेशियाई प्लेट भारतीय प्लेट से टकराई और यह टक्कर सबसे पहले आपको लद्दाख में देखने को मिलेगी, जास्कर वाले क्षेत्र में, और टक्कर से इसकी जो दिशा थी वो उत्तर पूर्व होगी। मतलब ये या तो इस तरीके से गति कर रही थी, लेकिन क्योंकि ये वाली टक्कर पहले हुई है तो इसकी जो दिशा है वो उत्तर पूर्व दिशा हो गई आगे चलने के बाद। फिर ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय जो ज्योग्राफी है उसमें जो मतलब निर्माण क्रम है सबसे पहले क्या बना। देखिए ये तो आपको पता ही है कि भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और उसमें भी जो सबसे पहले यदि कोई था तो वो प्रायद्वीपीय भारत था। फिर जब हम दूसरे नंबर की बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर हिमालय बना। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये वाला भाग ये है, मतलब ये है यूरेशियाई प्लेट, और यूरेशियाई प्लेट से जब ये टकराई तो यूरेशियाई प्लेट से टकराने के बाद यहाँ से इसके नीचे की जो मिट्टी थी उन्होंने ऐसे वलित पर्वतों का निर्माण किया। अब ये जो वलित पर्वत है, क्योंकि देखो इनके बीच ना एक भ्रंश बन गया। देखो जैसे आप ये मेरा हाथ देख पा रहे हो, अगर ये प्लेट है
और ये भारतीय प्लेट है, ये यूरेशियाई प्लेट है। जब ये इसके नीचे जाएगी तो जाने के बाद होगा क्या, यहाँ पे भ्रंश बनेगा, और इस भ्रंश को बनने के लिए ये जो मिट्टी है, ये जो कटाव वाली मिट्टी है, ये इसके ऊपर मतलब गिरना शुरू होगी और इसी से हिमालय का निर्माण होगा। इसका मतलब दूसरे नंबर पर भारतीय महाद्वीप के प्रायद्वीपीय भारत के बाद हिमालय का निर्माण होगा, और तीसरे नंबर पर उत्तर के विशाल मैदान बनेंगे। मतलब वह मिट्टी वहीं भ्रंशों में तो गिरेगी, भ्रंशों में गिरने के बाद, क्योंकि अब अगर देखो ये भ्रंश पूरा भरा तो भरने के बाद ये मिट्टी जो नदियां हैं अपने साथ बहाकर आगे लेके जाएंगी, तो उससे क्या होगा, उत्तर के विशाल मैदान बनेंगे। मतलब जैसे ये भारत है, प्रायद्वीपीय भारत ये है, तो यहाँ पे मतलब आपको देखने को मिलेगा जैसे ये हमारा भारत है और यहाँ से ये तो हिमालय का निर्माण होगा, लेकिन यहाँ से अवसादों के जमाव से यहाँ उत्तर के विशाल मैदान बनेंगे। ये जो मिट्टी है ये उत्तर के विशाल मैदानों में फैलेगी, तो तीसरे नंबर पर उत्तर के विशाल मैदान बनेंगे। और फिर चौथे नंबर पर पूर्वी तटीय प्रदेश बनेंगे। मैंने बताया कि जो पूर्व के जो तटीय प्रदेश हैं, क्योंकि देखो ये भारतीय प्लेट ऐसे यहाँ पे गुजरी है, तो ये जो पूर्व का प्रदेश है यहाँ पे ये पूर्वी तटीय प्रदेश बनेगा। और फिर इसके बाद थार मरुस्थल बनेगा। देखो ज्योग्राफर ये कहते हैं कि भारतीय प्लेट जब ये ऐसा है, ये वाला कोना इससे टकराया तो ये वाला जो भाग था ये ऊपर उठा, और यहाँ पे क्योंकि जो जल था वो जल नीचे चला गया और इस वजह से ये वाला भाग ऊपर उठा, तो यहाँ पे रेगिस्तान मतलब आपको देखने को मिलेगा, थार का रेगिस्तान। तो ये क्रम है, प्रायद्वीपीय भारत पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर हिमालय, तीसरे नंबर उत्तर के विशाल मैदान, चौथे नंबर पर पूर्वी तटीय प्रदेश और पांचवें पर थार के मरुस्थल। संपूर्ण भाग की जब हम बात करते हैं ना, तो संपूर्ण भाग को, इस पूरे भूभाग को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। बस हमें यही बात ध्यान रखनी है, इसी को कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। देखो जब हम इसकी सीमा की बात करते हैं ना, तो जैसे ये भारत है तो ये पूरी प्लेट है, तो भारतीय प्लेट को कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। ये वाला भाग दृश्यमान है, ये जल के अंदर डूबा हुआ है इस प्लेट का। तो ये जो है हमारे पास अरब सागर है, और ये है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और ये है इंडियन ओशन। ये इंडियन ओशन है, या बे ऑफ बंगाल भी हम इसको कह सकते हैं। इंडियन ओशन नीचे होगा, है ना, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है। ये है इंडियन ओशन और ये है बे ऑफ बंगाल। तो ये वाला जो बे ऑफ बंगाल है, ये वाली इसकी सीमा है। तो हमें ना ये पता होना चाहिए इसकी उत्तरी सीमा क्या है, इसकी दक्षिणी सीमा क्या है, इसकी पश्चिमी सीमा क्या है। देखो जब हम इसकी बात करते हैं ना उत्तरी सीमा की, इसके अग्रभाग की, तो इसके उत्तरी सीमा की ये इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ना आपको पठारी भाग मिलेगा, क्योंकि जैसे ये पेनिनसुला इंडिया है, प्रायद्वीपीय भारत है, तो इसकी जो सीमा है वो उत्तर में कुछ इस तरीके से है। देखो जैसे ये हमारे पास भारत है, तो भारत की जो ये उत्तरी सीमा है, यहाँ पर आपको पठार मिलेंगे, और इन पठारों का नाम आपको याद होना चाहिए। जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी, मालावी का पठार मिलेगा, बघेलखंड का पठार मिलेगा, छोटा नागपुर का पठार, राजमहल की पहाड़ियाँ, और बस ये जो है ना इसकी उत्तरी सीमा बनाती हैं। मैं एक बार और बोल देता हूँ, अरावली पर्वतमाला, मालावी का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, राजमहल की पहाड़ियाँ। जब हम इसकी बात करते हैं पश्चिम की, तो पश्चिमी जो है ना कार्लसबर्ग कटक आपको देखने को मिलेगा यहीं पे अरब सागर में, पश्चिमी कार्लसबर्ग कटक। और जब हम इसकी दक्षिणी सीमा की बात करते हैं तो मध्य कटक आपको देखने को मिलेगा समुद्र के बीच, तो ये इसकी दक्षिणतम सीमा है। फिर जब हम इसकी पूर्व की बात करते हैं ना, तो आपको न्यूजीलैंड के द्वीप देखने को मिलेंगे, और कर्मादिक जो ये दिक है, कर्मादिक तट, कर्मादिक ये है कटक। यहाँ पे जो है ना आपको न्यूजीलैंड के जो द्वीप हैं वहाँ पे इसकी पूर्वी सीमा देखने को मिलेगी। फिर जब हम इसकी उत्तरी सीमा की बात करते हैं, तो यही हमारे अध्ययन का विषय है, हमें यही समझना है कि ये कैसे है। देखो ये है इंडियन प्लेट, भारतीय प्लेट, जब यूरोपियन प्लेट मतलब यूरोशियाई प्लेट से टकराने के बाद इसका अभिसरण हुआ। अभिसरण का मतलब ये है कि भारतीय प्लेट जो है यूरेशियाई प्लेट से टकराई, तो अभिसरण के कारण ये जो है ना ऊपर की ओर उठी, ये वाला जो भाग था ऊपर की ओर उठा। और टक्कर जब हुई थी उससे पहले भारत की जो प्लेट की गति थी वो 12 सेंटीमीटर एक साल में थी। मतलब भारतीय प्लेट एक साल में 12 सेंटीमीटर शिफ्ट हो रही थी उत्तर की ओर, लेकिन जैसे ही टकराने के बाद घर्षण की वजह से इसकी गति में कमी आई, और कमी कितनी होगी, कमी आने के बाद ये 5.5 सेंटीमीटर पर ईयर होगी। फिर जब हम बात करते हैं
देखो हम ये समझते हैं, ये भारतीय, ये जो था ना, ये जो मेडागास्कर और अफगानिस्तान के, सॉरी अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच था, ये वाला भाग जब यूरेशियाई प्लेट से टकराया तो पहले नंबर पे ये हमारे पास प्रायद्वीपीय भारत है, दूसरे नंबर पे हिमालय का निर्माण हुआ। और ये वाला जो झोल बना हुआ है ना, इसी झोल को भरने के लिए नदियां अपना काम करेगी। और हिमालय की नदियां, और हिमालय की जो नदियां में जैसे सिंधु होगी, ब्रह्मपुत्र होगी, और जैसे हमारे पास गंगा होगी और यमुना होगी, और इनकी सहायक नदियां होगी सिंधु होगी। तो सहायक नदियां और हिमालय की नदियों से इन अवसादों का जमाव होगा। अवसाद का मतलब है अपने साथ मिट्टी लेके आना और उनको उस झोल में डाल देना। लेकिन झोल, जैसे ही वो झोल भर जाएगा तो उसके बाद वह मिट्टी उत्तर के विशाल मैदान में जाएगी। तो इसका मतलब अवसादों के ऊपर आएंगे और विशाल जलोढ़ मैदानों का निर्माण होगा। मतलब पहले तो मैं जो है ना उस झोल को भरेंगी, जो ये झोल बना हुआ था इस प्लेट की वजह से, ये प्लेट यहाँ पे टकरा रही है, टकराने के बाद ये थोड़ी ऐसे शिफ्ट होगी, ऐसे, है ना। तो ये वाली डायरेक्शन इसकी ये हो जाएगी, और यहाँ पे झोल का जो जमाव है भर जाने के बाद अब इसके बाद ये मिट्टी उत्तरी मैदान की ओर शिफ्ट होगी और यहाँ पे विशाल मैदान देखने को मिलेंगे। फिर हम जब जो बात करते हैं ना, तो इससे क्या होगा, जो ये पश्चिम का जो भाग है, अब देखो यहाँ पे मिट्टी का जो दबाव है वो ज़्यादा बढ़ा है, तो पश्चिम का भाग ऊपर की ओर उठेगा और विवर्तनिक हलचल से पश्चिम का भाग का उत्थान होगा, मतलब ऊपर की ओर उठेगा और पूरा नीचे की ओर दबेगा। इंडियन ओशन का विस्तार होगा। इंडियन ओशन का विस्तार का मतलब है, देखो यहाँ पे ये भारत का भूभाग है और यहाँ पे इंडियन ओशन है, तो इंडियन ओशन या जो है ना इसका विस्तार होगा, क्योंकि यहाँ पे और ज़्यादा जल को फैलने के लिए जगह मिलेगी, तो यहाँ पे इंडियन ओशन का विस्तार होगा। अब देखो ये जो है ना, ये यहाँ पे इसके प्रमाण कहाँ पे देखने को मिलते हैं, आपको ये पता होना चाहिए इसके प्रमाण भी, क्योंकि अब इस तरह की बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, पर बिना प्रमाण के हम किसी बात को कैसे मान ले, ये भी तो बात है ना। तो इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं शिवालिक में, जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे दाऊदी भ्रंश के अंतर्गत कोयले के प्रधान, मतलब कोयला मिला है। और कोयला देखो कब कैसे मिलता है, कोई वनस्पति हजारों लाखों वर्षों तक ऐसे मतलब भूखंडों के नीचे दबी रहती है, तब जाकर कोयले का निर्माण होता है। और यहाँ पे वनस्पति कैसे हो सकती है, यहाँ वनस्पति मिलने का मतलब है कि यहाँ बड़े बड़े कभी विशाल वृक्ष रहे होंगे और आगे चलने के बाद वे मिट्टी के अंदर दबे और दबने के बाद यहाँ पे कोयले का निर्माण हुआ। तो पहला प्रमाण तो ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे कोयले की खाने मिल रही हैं, कोयले के प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो और इसके बाद दूसरा प्रमाण मध्य प्रदेश के मोहो गांव कला में देखने को मिलता है। यहाँ पे कोकोनट के जीवाश्म के सामग्रियाँ मिली हैं। तो कोकोनट भी मतलब ये नहीं है कि पुराना, बहुत ज़्यादा पुराना, लगभग 7 करोड़ वर्ष पुराना आपको जीवाश्म यहाँ पे देखने को मिलेगा। जब अब उसकी कार्बन डेटिंग की गई तो पता लगा कि जो कोकोनट है वह बहुत पुराना है। इसका मतलब ये है कि कोकोनट के यहाँ बड़े बड़े वृक्ष रहे होंगे, लेकिन क्योंकि अब वह हिस्सा मतलब भूमध्य सागर, देखो पता क्या है ना, जैसे हम पृथ्वी की बात करते हैं, तो जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो ये 0 डिग्री की लाइन है, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वनस्पतियों की सघनता पाई जाती है, क्योंकि सूरज सबसे ज़्यादा यही चमकता है इस वजह से। और जैसे हमारे पास नारियल है, तो नारियल के पेड़ों की प्रधानता आपको इसी रीजन में देखने को मिलती है। लेकिन नारियल उत्तर भारत में, वो भी मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये वाला एरिया कभी ना कभी इस वाली 0 डिग्री के लाइन के पास था। तो ये ज्योग्राफरों का मतलब प्रमाण है। फिर इसके बाद एक शिवालिक में भी 1700 मीटर का गहरा बोरवेल करके देखा और मीठे पानी की झील मिली। मीठे पानी की झील का मतलब ये है कि कभी ना कभी वहाँ एक जो है ना झील रही होगी, और अभी उसके ऊपर मिट्टी डलने की वजह से मिट्टी पड़ी और वो दब गई। लेकिन जब उसमें 1700 मीटर का बोरवेल किया गया तो मीठे पानी की झील का मतलब ये है कि यहाँ पे कभी ना कभी मीठे पानी की झील रही थी। तो ये भी इसका एक प्रमाण माना जाता है। देखो ये ना टोटल कॉन्सेप्चुअल था, हमको बस इसके बारे में पता होना चाहिए था और मैं कोशिश पूरी की है कि मैं समझा सकूं। फिर भी अगर मतलब क्योंकि मैं नया हूं इस फील्ड में, तो प्लीज़ जो है ना शेयर करते रहना। इसके बाद जब हम ना बात करते हैं इस भारत की ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में जो है ना भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, उत्तर में कहाँ तक है और दक्षिण में कहाँ तक है, हमें ये बात जाननी होती है। तो देखो जैसे ये भारत है, तो भारत में ना भारत के विस्तार की बात करते हैं तो इसके पूर्व की और इसके पश्चिम की हमें ये जो है ना पूरी मतलब इसकी डिग्री तक हमें पता ही होनी चाहिए कि ये कहाँ से कहाँ तक है। देखो
जब हम जो है ना इसके पूरब की बात करते हैं तो 97 डिग्री 25 मिनट तक पूरब तक, ये जो है ना पूरब से या मतलब ना इधर से पढ़ते हैं। देखो पता क्या है, हम ना देशांतर और अक्षांश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देशांतर और अक्षांश क्या होते हैं यही जान लेते हैं। देखो हम क्या करते हैं, पृथ्वी में जो है ना किसी स्थान की लोकेशन को जानने के लिए कुछ इस तरीके से पृथ्वी का मतलब पृथ्वी पर जो है ना कुछ काल्पनिक रेखाएं खींच लेते हैं। और वे रेखाएं जैसे ये हैं हमारे पास 0 डिग्री की लाइन, और ये जो समांतर रेखाएं हैं 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाती हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं अक्षांशीय रेखाएं। तो ये अक्षांशीय रेखाएं हैं। अच्छा, और ये अक्षांशीय रेखाएं भी सूरज को आधार मानकर खींची जाती हैं, क्योंकि देखो जब हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी के पास 2 प्रकार की गतियां हैं मुख्य तौर पर। एक तो वह अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमती है, इसको बोलते हैं घूर्णन गति। लेकिन अगर बाय द वे आपके पास जैसे ये सूरज है, इसे सूरज के चारों ओर भी घूमना है, तो ये अपने अक्ष के चारों ओर घूमती घूमती ये सूरज के चारों ओर भी घूमती है। तो इस वाली गति को, जो ये ऐसे चक्कर लगा रही है, इस वाली गति को तो बोलते हैं परिक्रमण गति। और ये वाली जो अपने अक्ष पर ही घूम रही है, इसको बोलते हैं घूर्णन गति। और देखो जैसे ही ये सूरज के चारों ओर है, तो सूरज के चारों ओर ये घूम रही है, तो ये अपने घूर्णन का एक चक्कर 24 घंटे में लगा लेती हैं। इसके कारण, घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। और इस गति के कारण जो है ये होता है ऋतु परिवर्तन। लेकिन इसकी समस्या ये है कि पृथ्वी ऐसे नहीं है, ये अपने अक्ष पर ऐसे 23.5 डिग्री मतलब झुकी हुई है। इस वजह से पूरे पृथ्वी पर हमेशा सूरज लंबवत नहीं चमकता, सूरज की प्रत्येक किरणें हमेशा लंबवत नहीं चमकती। मतलब जब हम बात करते हैं ना सूरज लंबवत, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत चमकता है, और उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री लंबवत चमकता है। और 0 डिग्री की लाइन को विषुवतीय रेखा कहते हैं, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, और इसको बोलते हैं मकर रेखा। और अब देखो सूरज क्योंकि यहाँ लंबवत चमक रहा है, तो इन रेखाओं को अक्षांशीय रेखा कहा जाता है। और देखो अब अगर ये बाय द वे नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। और ये जो देशांतर रेखाएं हैं किसी भी पृथ्वी पे किसी भी पॉइंट की स्थिति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो भारत की स्थिति कैसी है और क्या लोकेशन है, तो देखो पहली बात, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, तो भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। फिर उसका देशांतर क्या है, मतलब जैसे देशांतर रेखाएं ऐसे होंगी ना, तो पहला देशांतर भारत में कौन सा पड़ता है, तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। फिर जब हम जो है ना अक्षांशीय रेखा की बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, और फिर जो है ना जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या है, अक्षांश रेखाएं बढ़ती जा रही हैं। और यहाँ पे मिलेगा 37 डिग्री 6 मिनट का अक्षांश रेखा, ये भारत को कवर करती हैं। तो जब हम बात करते हैं देशांतर का विस्तार, तो 68, मैं ना ऐसे याद करता हूँ 687 का मतलब 68 डिग्री 7 मिनट, और ये हो गया 97, मैं 9725 से याद रखता हूँ, तो 97 डिग्री 25 मिनट। और इसको मैं याद करता हूँ अक्षांश को 84 से 376, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। फिर अब भारत की जो मानक समय रेखा है ना, वो 82 डिग्री ईस्ट है। अब देखो एक बात ध्यान रखना कि भारत की जो स्थिति है वो उष्ण और उपोष्ण दोनों में है, लेकिन ये ज्योग्राफी का वो ट्रेडिशनल पार्ट है जो मैं उष्ण और उपोष्ण को अलग से कभी समझाऊंगा। अभी बस इतना समझ लो कि 1 डिग्री जब कभी भी सूरज शिफ्ट हो जाता है तो उसके लिए उसे 4 मिनट का समय लगता है। मतलब जब सूरज 4 मिनट आगे की ओर बढ़ता है तो 1 डिग्री आगे बढ़ जाता है। और ये हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं किस तरीके से, देखो 360 डिग्री घूमना है पृथ्वी को अपने अक्ष पर, उसके पास है 24 घंटे, और अगर मैं उसे मिनट में बदल दूं तो 24 गुणा 60 हो जाएगा। और जब मैं 60 से इसे 360 को भाग दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 से 0 चली जाएगी, यहाँ पे 6 आ जाएगा। 6 डिग्री 24 मिनट के बराबर होगा 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होगा। मतलब जब कभी भी 1 मिनट मतलब 4 मिनट सूरज चलेगा तो वह 1 डिग्री घूम जाएगा। तो जब हम 82.5 की बात करते हैं ना,
तो 82.5 में जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 330 मिनट आती हैं, करके देख लेना। और 5.5 घंटे देखने को आपको मिलेंगे। और 5.5 घंटे का मतलब ये है कि जो मानक समय रेखा है 0 डिग्री देशांतर, उससे हम 5.5 घंटे आगे हैं, इसलिए हमारे समय में 5.5 घंटे जोड़ दिया जाता है। फिर जब हम बात करते हैं ना, देखो भारत का जो पूर्व से पश्चिम का विस्तार है और उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है, इसका मतलब कितना है। देखो पूर्व से पश्चिम का विस्तार 29 से 33 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर। और दक्षिण से पश्चिम का विस्तार 3214 किलोमीटर है। मतलब ये वाला जो विस्तार है 3214 है और ये वाला विस्तार 2933 है, बस ये याद रखना है। और विश्व का कुल क्षेत्रफल हमारे पास 2.4% है। और इसका दक्षिणतम जो भाग है वह इंदिरा पॉइंट है जो डूब गया है, और वह जो है ना 6.5 डिग्री हम कह सकते हैं अक्षांश पर है। फिर जो इसका मुख्य जो भूभाग है वह कन्याकुमारी का है, मतलब इसका दक्षिणतम जो भाग है वो कन्याकुमारी का है भारत का। वैसे अगर इसका दक्षिणतम भूभाग देखोगे तो इंदिरा पॉइंट है, लेकिन सुनामी के कारण वह डूब गया है। और सबसे जो उत्तरी भाग है वह इंदिरा कोल है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अब एक ना छोटा सा, बचपन में सभी को पता है कि भारत की जो सीमाएं हैं वह किन राज्यों से लगती है, तो देखो किन देशों से लगती है। एक ट्रिक है छोटी सी, सभी याद रखते हैं, बचपन में MBA। B से है बांग्लादेश, C से है चाइना, P से पाकिस्तान, N से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। अच्छा ये भी क्रम है कि सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश की, फिर चाइना की, फिर पाकिस्तान की, और फिर नेपाल की, फिर म्यांमार की, फिर भूटान की और फिर अफगानिस्तान की। तो ये क्रम में लिखा हुआ है, इससे ये याद रहता है। लेकिन यहाँ पे और भी पूछा जाता है कि बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है, तो बांग्लादेश की सीमा असम से लगती है, मेघालय से लगती है, त्रिपुरा से लगती है, मिजोरम से लगती है और पश्चिम बंगाल से लगती है। और सबसे बड़ी सीमा इसकी पश्चिम बंगाल से लगती है, ये पूछा जाता है। फिर चाइना की जब हम बात करते हैं, जो दूसरे नंबर पर बड़ी सीमा साझा करता है, उसकी सीमा जम्मू कश्मीर से लगती है, भारत के राज्य लद्दाख से लगती है, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, सिक्किम से और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। फिर इसके बाद जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की सीमा गुजरात से लगती है, राजस्थान से लगती है, पंजाब से लगती है और जम्मू कश्मीर से लगती है। फिर इसके बाद नेपाल की जब हम बात करते हैं तो नेपाल की सीमा यूपी से लगती है, बिहार से और पश्चिम बंगाल से, उत्तराखंड से और सिक्किम से लगती है। फिर म्यांमार की सीमा की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश से लगती है, नागालैंड से लगती है, मिजोरम से लगती है और मणिपुर से लगती है। फिर भूटान की बात करते हैं तो सिक्किम से सीमा लगती है, असम से लगती है, अरुणाचल प्रदेश से और पश्चिम बंगाल से। अफगानिस्तान की सीमा जम्मू कश्मीर से लगती है। तो आज के लिए इतना ही, और कोशिश करेंगे कि कल की जो वीडियो है हम इसका आगे के पार्ट डाल पाएँ। तो अगर आप यहाँ तक हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।